हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि वैकल्पिक विषय जो है वैकल्पिक विषय बीपीएससी के एग्ज़ाम में या कोई भी कमीशन के एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है, उसी वैकल्पिक विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और यह वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य। मैं हिंदी साहित्य के ऊपर आपसे बात करूंगा। और हिंदी साहित्य, आपको पता है कि बीपीएससी में अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की, तो बीपीएससी में हिंदी साहित्य मैं बता दूं आपको, यह 300 नंबर का होता है। साहित्य जो होता है 300 नंबर का होता है, जो बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। और यह एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप इसमें 200 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। 200, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपका प्रबंधन अच्छा है, अच्छे प्रबंधन से आपकी तैयारी हुई है, तो आप 200 प्लस मार्क्स इसमें ला सकते हैं, 200 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं बहुत इजी वे में। इसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा। और यह मैं आधुनिक काल के संदर्भ में बात करूंगा कि यह हिंदी साहित्य का जो आधुनिक कालखंड है उसमें मैं बात करूंगा कि कैसे भारतेंदु युग से, यानी आधुनिक कालखंड है। आप सबको पता है कि यह 1850 से 1900 के बीच स्टार्ट होता है। और इस कालखंड को हम द्विवेदी भारतेंदु युग भी कहते हैं। इस कालखंड को हम क्या कहते हैं? भारतेंदु युग कहते हैं। यानी भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। और इस कालखंड को, यानी 1850 से 1900 ईस्वी का जो कालखंड है, उसे आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आधुनिक काल का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ से हिंदी साहित्य में प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं, भाषा बदल जाता है। और भाषा प्रवृत्ति के बदलने के वजह से ये यहाँ पर पहले हमने देखा कि इसके पहले बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हिंदी साहित्य पर था। लेकिन जब हम 1850 से 1900 के ईस्वी के बीच आते हैं, यानी भारतेंदु युग के पीरियड में आते हैं, तो यहाँ भाषाएं जो हैं बदलती हैं। यानी क्षेत्रीय भाषा के ऊपर यहाँ पर देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव हो जाता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव होना शुरू होता है। इसलिए हम भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार मानते हैं। भारतेंदु, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भारतेंदु क्या थी? भारतेंदु इनकी उपाधि थी, यानी भारत का इंदु अर्थात चांद्र और श्रेष्ठ। और यहाँ से देखेंगे कि भारतेंदु काल से ही नाट्य साहित्य का उद्भव होता है और रंगमंच की नींव पड़ती है। रंगमंच की भी नींव इन्हीं के काल में पड़ती है और नाट्य साहित्य का भी उद्भव होता है। और मैं बता दूं कि हमने देखा रीतिकाल जो था, रीतिकाल इसके पहले का जो काल है रीतिकाल, यानी 1650 से 1850 का जो समय है, यह रीतिकाल का है। और रीतिकाल का साहित्य जो है ये जन समान से कट जाता है, क्योंकि यह साहित्य दरबारी परिवेश में है। दरबारी परिवेश में रीतिकाल का साहित्य होता है। शासकों और सामंतों का मनोरंजन करने के लिए साहित्य की रचना लिखी जाती है रीतिकाल में। इसके बाद आप देखेंगे इनके साथ ही यह साहित्य जो है रीतिकालीन साहित्य, यह श्रृंगार परक साहित्य होता है। श्रृंगार परक यानी श्रृंगार चित्रण किया जाता है। इसमें नायिकाओं का सौंदर्य चित्रण किया जाता है। नक्शिक वर्णन पर आधारित रीतिकालीन साहित्य है, यानी रीति निरूपण पर लिखे जाने वाला साहित्य। अर्थात कह सकते हैं यहाँ का साहित्य जो है यह मनोरंजन और सौंदर्य परक होता है।
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रीतिकाल का। रीतिकाल से तुलना करेंगे आधुनिक काल का। यानी रीतिकाल का साहित्य हमने कहा कि यह जन समान से टूटा हुआ है, जन समान से कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? कि यह साहित्य दरबारी परिवेश में लिखा जा रहा है। यहाँ के जितने साहित्यकार हैं ये सब दरबार में रहते हैं, दरबारी परिवेश में अपने साहित्य की रचना करते हैं। क्यों करते हैं? कि यह शासकों और सामंतों के मनोरंजन के लिए साहित्य की रचना हो रही है। और शासक और सामंत का मनोरंजन जब होता है तो साहित्य श्रृंगार चित्रण होता है, नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन होता है, नक्शिक वर्णन किया जाता है। यानी रीति निरूपण के रूप में साहित्य की रचना हो रही है यहाँ पे। यानी कह सकते हैं कि साहित्य जो है यह दरबारी परिवेश में आकर सामंतों और राजाओं के मनोरंजन का और उनके सौंदर्य बखान के, नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए साहित्य की रचनाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे हम लोग भारतेंदु युग में आते हैं, यानी आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ देखेंगे यहाँ का साहित्य यानी आधुनिक काल का साहित्य जो है समाज के उत्थान के लिए लिखा जा रहा है। पराधीनता का विरोध है। भारतेंदु युग में जो साहित्य की रचनाएं हो रही है उससे सामाजिक उत्थान के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की रचना हो रही है। और साथ में पराधीनता का विरोध है। यहाँ पर हमारा भारत पराधीन है, इसलिए पराधीनता का विरोध है। नवजागरण चेतना जगाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात कह सकते हैं नवजागरण परक चेतना जगाने की कोशिश है यहाँ पर। अर्थात कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल का साहित्य जो है यह जन उन्मुखी है। यानी हमने कहा दरबारी रीतिकाल से हमने तुलना किया, यानी रीतिकाल का साहित्य क्या है? जन समान से कटा हुआ है, जन समान के समस्याओं से, आम जीवन के समस्याओं से कटा हुआ है, उनका उद्घाटन नहीं करता है। लेकिन आधुनिक काल का जो साहित्य है यह जन उन्मुखी होता है। जन उन्मुखी होता है क्योंकि ये जनता के समस्याओं से अपने आप को जोड़ता है और उनको अपने साहित्य के माध्यम से उद्घाटित करता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रीतिकाल के पहले यानी आदिकाल, हम लोग अगर आदि काल से तुलना करें तो देखेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल में जो साहित्य की भाषा थी, साहित्य की शैली थी, ये कविता की शैली थी। ध्यान रखेंगे कविता की शैली। हमने 3 काल का बात किया, पहला आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। ये तीनों कालों की भाषा शैली जो है यह क्या है? कविता है। यानी इन कालों की साहित्य की भाषा शैली क्या है? कविता। यानी कविता में लिखी जा रही हैं। कविता सुनने में मधुर तो होता है, देखिए ध्यान रखेंगे, कविता सुनने में मधुर होता है, भावनाओं को जोड़ता है, भावनाओं में से होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे यह जन उन्मुखी नहीं होता है। यहाँ का साहित्य जो है जन उन्मुखी नहीं होता है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ की विद्या यानी पदात्मक विद्या है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की विद्या जो है, शैली जो है, ये पदात्मक है, अर्थात कविता वाली शैली है। कविता वाली शैली है जो सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, लेकिन भावना से नहीं जुड़, भावनोन्मेष तो होती है, लेकिन ये जन समान से नहीं जुड़ती। और इसकी भाषा हमने देखा कि भाषा की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे इन कालों की भाषा ब्रज भाषा है और अवधी है। अर्थात आप देखेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल के साहित्य की भाषा जो है यह ब्रज भाषा है, अवधी है और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखी जा रही है जो जन समान के परे है, जन समान के परे है। इसलिए आधुनिक काल में आप ध्यान रखेंगे, आधुनिक काल में हम देखेंगे, आधुनिक काल में जो वहाँ पद की विद्या है यहाँ गद्यात्मक विद्या हो जाती है। यानी साहित्य की रचना जो है यह गद्य में लिखी जा रही है। किस में लिखी जा रही है?
गद्य में लिखी जा रही है, और गद्य में जो भाषा हो रहा है यहाँ पर खड़ी बोली का विकास हो रहा है। गद्यात्मक शैली हो रही है और खड़ी बोली का विकास हो रहा है। खड़ी बोली जो है ये जन संपर्क की भाषा है, जन सामान्य की भाषा है, और खड़ी बोली के माध्यम से अब साहित्यकार अपने विचारों को और अपने भावों को सही और सरल ढंग से, सही और सरल रूप से जनता तक संप्रेषित कर रहे हैं, जनता तक संप्रेषित कर रहे हैं, और माध्यम बन रहा है कथा, कहानी, उपन्यास और नाटक। आप देखेंगे जन सामान्य की भाषा यहाँ पर आधुनिक काल में क्या बन रही है, खड़ी बोली हिंदी बन जा रही है भाषा, और उसके माध्यम से जो साहित्यकार हैं अपनी बातों को सरल और सही ढंग से, सरल ढंग से जन सामान्य तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की भाषा जो है यह संप्रेषणीय होती है, सरल होती है, और इसका माध्यम बन जा रहा है यहाँ कहानी। देखेंगे कि आधुनिक काल में जो भाषा का माध्यम बन रहा है वो कहानी हो रहा है, नाटक हो रहा है, उपन्यास हो रहा है, यानी गद्यात्मक विधा यहाँ पर डेवलप हो रही है जो जन सामान्य तक पहुँचाती है अपने बातों को। और आप ध्यान रखेंगे इसी के साथ हम लोग देखें कि कैसे पहले रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है, और आधुनिक काल में आकर के क्षेत्रीय भाषा के ऊपर खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव हो जा रहा है, स्थापित हो रहा है। और खड़ी बोली हिंदी के वजह से ही आप देखेंगे यहाँ पर गद्यात्मक विधा का प्रचलन हो रहा है, और उसके माध्यम से कथा, कहानी, उपन्यास का भी प्रचलन हो रहा है और उसका उद्भव हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ 1850 यानी 1850 से 1900 ईस्वी का जो काल है, यहाँ आपने देखा कि भारत क्या है, पराधीनता यानी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्यों जकड़ा हुआ है कि यहाँ पे भारत ये जो हैं ये अशिक्षित हैं, और साथ में उन लोगों में साहित्यकारों के माध्यम से नवजागरण परक चेतना जगाने की कोशिश की जा रही है, और साहित्य के माध्यम से सामाजिक एकता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम पराधीनता से मुक्त हो। इसी संदर्भ में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल की युग की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट में। पहला पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। आप देखेंगे कि इनके काल में आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास हो रहा है। किस संदर्भ में, यानी तर्क के साथ, बौद्धिकता के साथ, अर्थात कह सकते हैं यहाँ की साहित्य की रचना जो हो रही है यह तार्किक और बौद्धिक होती है, तार्किक और बौद्धिक संकल्पनाओं पर आधारित होती है। यहाँ पर कह सकते हैं ईश्वर की जगह मानवीय कर्म में विश्वास किया जाता है। यहाँ आपने देखा कि आदिकाल और भक्ति काल में ईश्वर की प्रधानता है, लेकिन यहाँ ईश्वर गौण हो जा रहा है और ईश्वर के जगह पर मानवीय प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है, यानी मानवीय कर्म में विश्वास किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ देखेंगे सामाजिक चेतना और समस्या, यानी तत्कालीन समय की जो समाज में समस्याएं थी उसको उभारने की, उसको जगाने की कोशिश की जा रही है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वो समस्या क्या थी? जाति व्यवस्था, बाल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, इन सब सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन हो रहा है इस साहित्यिक रचना के माध्यम से। अर्थात कह सकते हैं यहाँ के साहित्यकार अपने कविता के माध्यम से इन बातों को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहे करी खराब, ये सखी साजन ना सखी शराब। यानी आप कह सकते हैं समाज में जो कुप्रथा फैली हुई है उस कुप्रथा का विरोध है यहाँ के साहित्यकारों के माध्यम से। तीसरी विशेषता यहाँ देख सकते हैं, तीसरी विशेषता है आर्थिक चेतना, यानी
आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से आर्थिक चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यह कह रहे हैं कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज, यानी हमारा मान सम्मान धन सब कुछ अंग्रेजों ने लूट लिया, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण तो किया ही, आर्थिक शोषण के साथ हमारा सामाजिक और धार्मिक शोषण भी किया है। उसके इन सब चीज़ों को उद्घाटित कर रहे हैं अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, राजनीतिक चेतना, यानी भारतेंदु जी राजनीतिक चेतना भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं अंधाधुन मचियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। यानी अंधाधुन मचियो सब देशा कहने का अर्थ है कि सभी जगह जो भी नेता हैं, जो भी नेता को सपोर्ट करने वाले हैं, वो सब लूट में लगे हुए हैं। जो इनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर धन लूट लेते हैं और कहते हैं कि मानो देश राजा रहत विदेशा। पांचवा पॉइंट है भाषाई चेतना। यह भाषाई चेतना यानी राष्ट्रभाषा और निज भाषा, यानी भाषाई चेतना का अर्थ है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव था और उस भाषा में ब्रज भाषा तत्समनिष्ठ संस्कृत का प्रयोग हो रहा था, उसके जगह पर यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहते हैं निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। यानी यह अपनी भाषा को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि अपनी जो भाषा होती है यह सबसे अच्छी भाषा होती है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे छठा पॉइंट है गद्य का विकास। यानी आपने देखा कि पहले से पद की विद्या चली आ रही थी और भारतेंदु युग में आकर के पद के जगह पर गद्यात्मक शैली का विकास हो रहा है, यानी गद्य का, यानी कह सकते हैं यहाँ कथा कहानी उपन्यास और नाटक का विकास हो रहा है हिंदी नए चाल में। यानी हिंदी का जो प्रवृत्ति पहले से चली आ रही थी प्रवृत्तियाँ, उस प्रवृत्ति में बदलाव हो रहा है और उनके उद्देश्य में भी बदलाव हो रहा है। यानी प्रवृत्ति और उद्देश्य का तात्पर्य है यहाँ कि हिंदी साहित्य का उद्देश्य आधुनिक काल में नवजागरण परक चेतना जगाना है और देश को आज़ाद करने का उद्देश्य यहाँ पर बन जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यह संक्रमण और अंतर विरोध का समय है। संक्रमण और अंतर विरोध का तात्पर्य है कि भाषा के स्तर पर संक्रमण का समय है, अंतर विरोध का समय है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के जगह पर यहाँ पर आप देखेंगे खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेजों को लेकर के अंतर विरोध है और इसी में कहते हैं पूरी आम की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो सादा विक्टोरिया रानी। यानी यह विक्टोरिया जो है अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके और भारतीय शासकों के बीच अंतर विरोध का समय है। अर्थात कह सकते हैं कि रीतिकालीन श्रृंगार भी कुछ आधुनिक बोध के साथ यहाँ उद्घाटित होता है। यानी रीतिकाल के साहित्य जो श्रृंगार परक हो रहे हैं उनका उद्घाटन यहाँ पर आधुनिकता के साथ किया जा रहा है, आधुनिक बोध के साथ किया जा रहा है। और साथ में ही ब्रज भाषा का असर, कहने का अर्थ है पहले से जो ब्रज भाषा और क्षेत्रीय भाषा चली आ रही थी उन भाषाओं का असर कम हुआ है लेकिन प्रभाव अभी भी है। अर्थात कह सकते हैं ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव स्थापित हो रहा है यहाँ पर आधुनिक काल में। यानी कह सकते हैं कि मध्यकालीन समय का मध्यकालीनता का जो प्रतिनिधित्व है ये कौन कर रहा है? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ यह खड़ी बोली हिंदी जो है ये आधुनिकता का प्रतीक है, आधुनिकता का प्रतीक है। यानी पहले से जो क्षेत्रीय भाषाएं चली आ रही थी, क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रभाव था हिंदी साहित्य पर, उनके जगह पर अब खड़ी बोली
बोली हिंदी का स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जन सामान्य को राष्ट्रीय जागरण के साथ, नव जागरण के साथ जोड़ा जा सके, और यही कोशिश हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का है। ठीक है, इस तरह हमने आधुनिक भारतेंदु युग को समझने की कोशिश की। फिर हम लोग अगले सेशन में लेकर के आएंगे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के विशेषताओं को समझेंगे। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्यों प्रवृत्तियाँ बदली, प्रवृत्ति जब बदली तो साहित्य का उद्देश्य भी कैसे बदल गया, और यह सब इतिहास परक रचनाएं यहाँ पर होने मिलेंगी आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।